हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 7 जुलाई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं वर्क फ्रॉम होम रिलैक्सेशंस। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, तो इस सर्वे का रिजल्ट क्या है इसको देखेंगे। हाउ टू बीट चाइना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे हमारे देश का। सिक्योर इंडियाज़ डिजिटल सिस्टम्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ये प्री और मेंस दोनों को कवर करता है और 10 जुलाई तक आपको ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ईएमआई ऑप्शन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है देन हाउ अबाउट आस्किंग समवन एल्स एज वेल। आपके परिवार, रिश्तेदार या फिर फ्रेंड्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको इस प्रकार की नॉलेज जो है, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही क्यूरियस लोग हैं वो, जो ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको भी स्टडी आईक्यू के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। गिग इकोनॉमी, आपने ये शब्द शायद सुना होगा। अगर आप लंबे टाइम से इस लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा कि गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है। जो एक वक्त हुआ करता था कि लोग जो हैं एक कंपनी में पूरी अपनी अपनी ज़िंदगी जो है, वर्किंग लाइफ जो है, वो पास कर देते थे। यानी कि एक ही कंपनी ज्वाइन की जब यंग थे, और जब रिटायर हुए तो उसी कंपनी में थे। आज वो ज़माना जो है वो शायद चला गया है। आई थिंक जापान में आज भी ऐसा ट्रेंड है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट सिचुएशन। आज से 10 साल पहले तो मैं कह सकता हूँ कि जापान में ऐसा ट्रेंड था। एनीवे, गिग इकोनॉमी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर ट्रांसपोर्टेशन और इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक बदलाव आया है, नई नई सर्विसेज सामने आ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनर, तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं, लेट्स से कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो एक कंपनी जो है वो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर कर लेगी। उनको बताएगी कि 6 महीने का हमारे पास वक्त है, आपको हर मंथ इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर रेडी हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकता है। 6 महीने के लिए यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाद कोई और कंपनी में काम करेंगे। तो कोई परमानेंट जो जॉब्स थी, ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम जॉब्स। परमानेंट यानी कि 1 साल का, 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, अब ये महीनों में बदल चुका है। तो गिग इकोनॉमी जो है, ईजिली आप हायर करें, ईजिली जब भी आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए तब वो चले जाए। वो आपके परमानेंट स्टाफ बेसिकली नहीं है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि वो आपके परमानेंट स्टाफ नहीं है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर आपने उनको हायर किया है। तो ये चीज़ जो है वो भी काफ़ी ट्रेंड में आ चुकी है। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही ये एक बाई प्रोडक्ट है। इसी रेवोल्यूशन की वजह से हमें ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं, इसके भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब वर्क फ्रॉम होम जो है, ये एक कोविड 19 के बाद ये पूरा जो लॉकडाउन हुआ, तो बड़ी कंपनीज जो हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टडी आईक्यू की बात करें, तो पूरे लॉकडाउन के टाइम पर स्टडी आईक्यू की टीम जो है वो जनरली स्पीकिंग नॉर्मली ही काम कर रही थी, और लेक्चर्स आ रहे थे, और दूसरा जो भी बैक ऑफिस वर्क है ये भी कुछ हद तक इफेक्ट हुआ डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल देखें तो काफ़ी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिले। दिस इज़ ऑल बिकॉज कि हर किसी के पास आज लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो सारा काम जो है वो घर से भी किया जा सकता है। तो बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, फिर विप्रो हैं, इन्फोसिस एक्सेट्रा, तो इन सारी कंपनीज ने भी 90%, 70% एक्सेट्रा अपने स्टाफ को घर से ही काम, मीन्स जब लॉकडाउन था तब तो ज़्यादातर घर से ही काम हो रहा था, लेकिन अब रिलैक्सेशन के बाद भी
बहुत सारे लोग जो हैं उनके वो घर से ही काम कर रहे हैं। तो इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर होगी वो रियल एस्टेट के ऊपर देखने को मिलेगी। पहले आप एक बड़ी बिल्डिंग में, लेट्स से इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको चाहिए 100 लोगों के लिए, इतनी बड़ी ऑफिस थी आपकी, लेकिन अब अगर आप लेट्स से 30 या 40 लोग ही आपकी ऑफिस में काम करेंगे, बाकी के लोग जो हैं वो घर से काम करेंगे, तो आप जो ऑफिस हैं, जो आपने एक रेंट पर ऑफिस ली है, तो उसमें भी बताएंगे कि अब हमें हाफ या फिर 30-40% या फिर 50% जितनी जो स्पेस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उनके लिए ये एक नेगेटिव चीज़ होगी। लेकिन उन सारी कंपनीज़ के लिए देखिए, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कम हो जाएगा, उनको कम डेस्क चाहिए, कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो उनके बच जाएंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये एक ग्रुप है जो आईटी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या हम परमानेंट बेसिस पर, खास करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं और एसटीपीआई यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि एसटीपीआई, तो एसटीपीआई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, तो क्या ये बेनिफिट्स हमको मिलते रहेंगे अगर हमारे ज़्यादातर स्टाफ या फिर 50% जितना स्टाफ जो हैं अगर वो घर से काम करता है, वर्क फ्रॉम होम अगर करते हैं, तो क्या हमें वो बेनिफिट्स मिलेंगे। नैस्कॉम जो हैं उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन मांगा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के ऊपर आप हमें और ज़्यादा एनलाइटन कीजिए, हमें बताइए कि जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस हैं कंपनी को जो मिलता है, तो उसमें क्या हमें फ़ायदा मिलेगा अगर हमारा स्टाफ घर से काम कर रहा है। तो घर से काम करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो है कि ऑपरेशनल रिस्क जो है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 और ये सारी चीज़ों से जो रिस्क पैदा होता है वो कम हो जाता है। फिर शहरों की बात करें तो आप गांव में रहकर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट और कंप्यूटर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं 24/7, तो आप घर से भी काम कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि बहुत सारी महिलाएं, ख़ास करके बहुत सारी यंग लड़कियां, कई परिवारों में आज भी ऐसा होता है, और उसमें परिवार गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो परिवार गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सिटी में जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो ये सारे जो एक पेरेंट्स के जो फियर होते हैं, तो उन ये सारे फियर्स की वजह से वो नहीं चाहते कि अपनी जो यंग बेटियां हैं वो अनजान शहर में वहाँ पर रहें, वहाँ पर काम करें। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं, लेकिन ये सारे रीजंस की वजह से वो अपना पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन अब रिमोट वर्क की वजह से, रिमोट वर्क यानी कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से पेरेंट्स भी खुश रहेंगे और टैलेंट यूटिलाइजेशन भी होगा। तो ये भी एक एंगल है, शायद इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट है। और कंपनी के लिए एजिलिटी भी बढ़ जाए, एजिलिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी की बढ़ जाती है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ऑफिस स्पेसेस की जो डिमांड है वो ड्रॉप हो रही है, और लगभग 12 से 15% जितनी जो प्रीमियम ऑफिस हैं ये ऑफिस आने वाले शॉर्ट टर्म में खाली हो जाएगी। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये एक सर्वे कंडक्ट किया गया है बाय फिकी एंड ध्रुवा। इस सर्वे का नाम है रीबूटिंग द इंडियन इकोनॉमी। इसको कंडक्ट इसलिए किया गया ताकि पता चले कि ख़ास करके जून के महीने में, जब से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हुई है, पूरा जो जून महीना है ये अनलॉक 1.0 आप कह सकते हैं, जुलाई को अनलॉक 2.0 कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या बिजनेस ऑपरेशन में क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सेट्रा। तो ऐसी 100 बड़ी कंपनीज जो हैं इसने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, और पता चला कि 30% जितनी, यानी कि 30 कंपनीज ऐसी हैं जिनका कहना यह है कि उनकी जो कैपेसिटी है, वो जो लॉकडाउन से पहले जो कैपेसिटी थी, तो उसकी लगभग 70% की क्षमता तक वो पहुंच गए हैं। बहुत सारी कंपनीज का कहना यह भी है कि आज भी हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा मीन्स अच्छे नहीं हैं। वो कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट्स, कैश फ्लो, सप्लाई चेन में बहुत सारी कंपनीज ने इम्प्रूवमेंट देखा है। 22% रिस्पोंडेंट्स ने यह बताया कि उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। बाकी के जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर 25% ने यह बताया कि
नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। 60% कंपनीज का आज भी ये कहना है कि कैश मैनेजमेंट, डिमांड में वीकनेस और लिक्विडिटी ये सारे उनके लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और 5 में से 2 कंपनीज ने ऐसा भी बताया है कि आज भी सप्लाई चेन और लेबर शॉर्टेज जो है वो उनको परेशान करती हैं। फिर डियर फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम कोई हमारे देश के रैंकिंग को देखें, ख़ास करके जो बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला है, इज़ इट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। आई थिंक यहाँ पर एक फिगर की मिस्टेक है, इट वाज 43, बट एनीवे आज हमारा जो रैंक है वो है 2019 में हमारा रैंक 63 है ऑन वर्ल्ड्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या उतनी ही इम्प्रूव हुई है? द आंसर इज़ नो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो रिपोर्ट है ये 2 शहरों में चीज़ों को एनालाइज करता है, एक है दिल्ली और एक है मुंबई। अब आप सोचिए ये दोनों शहर जो हैं उनके भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट शहर हैं, लेकिन ये हमारे देश के सबसे बड़े शहरों में से 2 शहर हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी फास्ट होती हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट्स के शहरों में जाएं तो इनसे टोटली डिफरेंट सिनारियो हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को जब देखा जाता है तो दिल्ली और मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना जो है वो बहुत ही रीजनेबली स्पीकिंग ईजी है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो टीम लीज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और इस सर्वे में ये पता चला कि जो रेड टेपिज्म यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी, जो एक स्लो स्पीड से ब्यूरोक्रेसी चलती है, वो आज भी हमारे देश में है। लेबर लॉज के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। क्या आपको पता है कि लेबर लॉज की बात करें तो 463 एक्ट्स हैं, 32,542 कंप्लायंसेस हैं, 3,048 फाइलिंग्स आपको करनी पड़ती हैं। सर्वे ने यह भी बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आपको हायर करना है तो बुक्स में 35 सैंक्शंस हैं, 83 रूल्स हैं और 36 सैंक्शंस और 52 रूल्स हैं वर्कर के कॉम्पनसेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वे में यह भी बताया है कि एक छोटी होटल खोलने के लिए आपको जो कागज़ चाहिए वो एक गन का लाइसेंस लेने के लिए जो कागज़ चाहिए उससे ज़्यादा हैं। कैन यू बिलीव इट? एक गन का लाइसेंस लेने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेट्स से कि 10 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो एक छोटी होटल खोलने के लिए आपको लेट्स से 15 डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारे देश में। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, वेरी इंट्रिगिंग। इसी के साथ टैक्स पे करने में, और सबसे ख़राब अगर हमारा कोई परफॉर्मेंस है तो वो है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अगर 100 रुपये का आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको एनफोर्स करने के लिए जो भी केस करेंगे एक्सेट्रा, तो इसमें आपके 33 रुपीज़ जो हैं वो चले जाएंगे, 1/3, यानी कि 33% जितना खर्च आपका हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी वैल्यू है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपने अगर केस किया है तो। अब हम चाइना के साथ अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन देखिए अगर चाइना जो है वो हमसे बेहतर हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम भारत को प्यार नहीं करते। चाइना हमसे बेहतर है, इसका मतलब ये है कि हमें उनसे बेहतर मीन्स हमें उनको मैच और उनसे आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए डेटा भी तो हमारे पास ओरिजिनल होना चाहिए ना। तो यही है वो डेटा। फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाइना में अगर 5 दिन लगते हैं तो हमारे देश में 10 दिन लगते हैं, डबल टाइम लगता है। अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए चाइना में लेट्स से अगर 1 दिन लगता है तो हमारे देश में 6 दिन लगते हैं, 6 टाइम्स मोर। और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की जो मैंने बात की तो 33% जितना खर्च होता है तो चाइना में उससे कम, नियरली हाफ, राइट। अगर चाइना में 50 रुपये का खर्च होता है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के लिए तो हमारे यहाँ पर 100 रुपये का खर्च होता है। और ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट हमें लेबर इंटेंसिव गुड्स के ऊपर, लेबर इंटेंसिव गुड्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको बनाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता होती है। ओवरऑल अगर हमारा ट्रेड बास्केट आप देखें तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 20 में $313 बिलियन की आइटम्स एक्सपोर्ट की, राइट। ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है ये इंक्रीज़ हुआ, लेकिन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट जो है ये 126 बिलियन था, ये कम हो गया 114। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की भी यही कहानी है, 30
बिलियन डॉलर से हम $26 बिलियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में पहुंच गए। और टेक्सटाइल की बात करें तो उसमें 37 था या 34। ये एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, ये सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो अगर इनका एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है यानी कि कम लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल रही हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग हो रही है वर्ल्ड बैंक की, दैट्स गुड, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर बदलाव नहीं किया तो फिर यही सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सिक्योर इंडियाज़ डिजिटल सिस्टम। क्या आपको पता है कि आज तक चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो हमारे देश की जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड है उसकी स्टेबिलिटी को, जो डिजिटल सिस्टम से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो इसका कंट्रोल जो है ये चाइनीज़ कंपनीज जो हैं इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता था और हमारे देश की ये इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड स्टेबिलिटी जो है वो चाइनीज़ कंपनीज मेंटेन करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिजिटल सिस्टम्स की बात करें, ख़ास करके डिजिटल सिस्टम की, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल सिस्टम, तो ये भी चाइना के कंट्रोल में है या फिर चाइना की कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। अब सोचिए कि अगर कुछ भी होता है दोनों देशों के बीच में, कुछ और ज़्यादा सीरियस लेवल पर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो क्या आपको पता है कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो जब उनकी स्थापना की जाती हैं तो चाइनीज़ कंपनी मीन्स चाइना का एक लॉ है कि उनकी कंपनीज जो हैं उनको जब चाहे, अगर सरकार को कोई उनकी मदद चाहिए, अगर गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो चाइनीज़ कंपनीज मना नहीं कर सकती। तो क्या इनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या बैंकिंग नेटवर्क जो डिजिटल सिस्टम है वो बंद की जा सकती है? हमारे हमारे देश की पावर ग्रिड जो है उनको बंद किया जा सकता है, तो उनको स्टार्ट करने में वक्त लगेगा, राइट? ऐसा ही स्टार्ट नहीं हो जाएगी। तो आप सोचिए कितना नुकसान हो सकता है। टेलीकॉम नेटवर्क की भी यही सिचुएशन है। आज हम क्या कर रहे हैं कि चाइना को रिप्लेस करके हम इजरायली स्टार्टअप्स को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और आपकी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर जो चाइनीज़ कंपनी कर रही थी उनको आप रिप्लेस कर दीजिए। क्या हमारी कंपनीज ये नहीं कर सकती? क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी है? तो दिस इज़ द राइट टाइम कि गवर्नमेंट और ख़ास करके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इनकी जो भी कंपनीज हैं वो मिलकर भारत के बेस्ट टैलेंटेड इंजीनियर्स जो हैं उनको तैयार करें ताकि साइबर कैपेबिलिटी में डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ऑपरेशंस हम कर सकें। और जो भी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे देश की कंपनीज़ हैं, जिन कंपनीज़ के कल्चर में कहीं ना कहीं देश को लेकर, पार्टी को लेकर नहीं बता रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देश को लेकर जो प्यार हैं, फॉर एग्जांपल टाटा, तो ऐसी कंपनीज़ से भी हम मदद ले सकते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ला सकते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपको ईजी बनाने पड़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक जो है डियर फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिला जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान में रखें। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ है कि टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर टूरिज़्म में मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में आप एक लेट्स से $10 इन्वेस्ट करते हैं, तो $10 से अगर एक जॉब जनरेट होती है, लेट्स से जस्ट समझाने के लिए है, तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अगर आप $10 इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें 5 जॉब्स जनरेट होगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको कि टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पर रुपी इन्वेस्टेड और जो जॉब्स जनरेट होती हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और गुड क्वालिटी की हाईली पेड जॉब्स जो हैं वो इसमें जनरेट करने की क्षमता है टूरिज़्म में। अब लगभग 100 दिनों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि हमारे देश में जो लॉकडाउन चला, और आज भी कोविड-19 हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं खोले जाएंगे। सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको खोला जाए। अगर लोकल अथॉरिटीज़ ग्रीन सिग्नल देती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। ताजमहल जो है ये कंटेनमेंट जोन में है, तो ताजमहल नहीं खुल पाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी फेमस प्लेसेस हैं जो बंद रहेगी। अब देश जो है, हमारे देश में जॉब्स को लेकर एज वी नो राइट, अभी हम बात कर रहे थे लेबर इंटेंसिव मार्केट के बारे में, और जिस प्रकार से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हैं, ट्रेन्स भी लगभग बंद ही हैं, बसेस जो हैं उनकी सेवाएं चल रही हैं। तो अगर मान लेते हैं कि टूरिस्ट्स जो हैं वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स या फिर ऐसी जगहों पर टूरिज़्म हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर जाएंगे,
तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे कि ई टिकट्स हैं, आरोग्य सेतु ऐप का मैंडेटरी यूज़ आपके पास होना ही चाहिए, फिर मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग एट एंट्री पॉइंट, फिर कितने लोग, अगर एक ज़ू को देखने के लिए लेट्स से पहले 1,000 लोग आप जाने देते थे, लेकिन अब आपको इसके ऊपर एक कैप रखनी पड़ेगी, यानी कि लिमिटेड नंबर्स को एक टाइम पर आप जाने दे सकते हैं। तो हर किसी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है कि देखिए, हमारे देश में एक तरफ केस जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, और टूरिज़्म के ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट भी देखने को मिली है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जितने भी अच्छे स्टेप्स, जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स हम क्रिएट कर सकें, राइट, वी कैन स्टार्ट विद दिस मोन्यूमेंट्स, कि जिन जिन जगहों पर ये ओपन किया जाता है, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्रिएट करें, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे सेट करें कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो। जो लोग घूमना चाहते हैं, जो लोग पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग और जितना भी हो सकता है उतना कोरोना वायरस से हम दूर रह सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर ही इतनी अच्छी डिज़ाइन की है। तो इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट होगा, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होगा। धीरे धीरे करके ये पूरा टूरिज़्म का जो व्हील है उसको हमें मोशन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट जॉब्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली गई हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।